नमस्कार, आप सभी का दिशामित्र एजुकेशन में स्वागत है। ईपीएस पेंशनर के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। दरअसल जो है ईपीएफओ ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात मान ली है और उसके जजमेंट के पश्चात एक जो है सर्कुलर आज इशू किया है और इस सर्कुलर की कॉपी अभी हमारे हाथ में है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने फैसला तो दे दिया, लेकिन ईपीएफओ को अभी इस पे जो सर्कुलर जारी करना था, नोटिफिकेशन जारी करके क्लियर लोगों को करना था कि इसमें कौन से लोग जो है किस तरह अप्लाई करेंगे और वो कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, ये ईपीएफओ को स्पष्ट करना था। लेकिन अब जो है ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात को मानते हुए अब वो जो है सर्कुलर इशू कर दिया है और उसमें साफ साफ बता दिया कि इस स्कीम के कौन कौन से लोग लाभार्थी हो सकते हैं, कौन कौन से लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सर्कुलर को मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके इसकी एलिजिबिलिटी के किस तरह फायदा होने वाले, आप कैसे योग्य हैं और किस तरह से आप इसके स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए इस सर्कुलर में क्या लिखा गया ईपीएफओ के द्वारा, इसको मैं आपको 1 बाय 1 करके मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप इसके लाभ के पात्र हैं तो आपको ये लाभ मिल सके। तो ईपीएफओ ने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए 3 पॉइंट दिया। और 3 कौन कौन से पॉइंट है, तो इसमें पहला पॉइंट ये ईपीएफओ ने लिखा है कि इस स्कीम के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे जो 1 सितंबर 2014 के पहले जो वेजेस सीलिंग थी 6500 रुपया वेजेस सीलिंग रखा गया था, अगर उससे यानी उस वेजेस सीलिंग से ज़्यादा पर अगर वो कंट्रीब्यूशन किए हैं, ईपीएफओ में जमा किए हैं, वही लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। ये पहला पॉइंट था। यानी जो 1 सितंबर 2014 को जो अमेंडमेंट आई थी उससे पहले जो था 6500 रुपया, जो 5000 से 6500 का था, 6500 रुपया सीलिंग थी, अगर उससे अगर आप ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन किए हैं तो ही आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। ये पहला पॉइंट है। जैसे बहुत सारे कंपनी हैं जो एम्प्लॉई हैं वो जो है ना बेसिक प्लस डी अगर उनकी ज़्यादा थी तो उस पर कंट्रीब्यूट किए थे, यानी उन्होंने 6500 जो वेजेस सीलिंग थी उस पर ना कंट्रीब्यूट करके उन्होंने टोटल बेसिक प्लस डीए पे कंट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किन्हों की सैलरी बेसिक और डीए 12000 थी या 16000 थी, तो उन्होंने बेसिक डीए पे 16000 पे कंट्रीब्यूट किया था, ना कि 6500 रुपया, जबकि वेजेस सीलिंग 6500 रुपया थी। तो अगर आप भी 6500 से ज़्यादा पर अगर कंट्रीब्यूशन किए हैं उस समय तो आप भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट में इन्होंने ये लिखा है कि वही एम्प्लॉई पेंशनर इस हायर पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ईपीएफओ को सबमिट किया था। बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप देख लीजिए, अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर कंपनी के साथ अगर ईपीएफओ को दे दिए हैं तभी आप स्कीम के लिए लाभार्थी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। यानी उस समय अगर 6500 से ज़्यादा पे अगर आप कंट्रीब्यूशन किए हैं ईपीएफ में अगर किए हैं तो आपको उस समय ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरना पड़ा होगा और आप जरूर दिए होंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं 1 सितंबर 2014 से पहले तभी इस स्कीम के लिए आप लाभार्थी हो सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ऐड किया है कि देयर एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन वाज डिक्लाइन बाय ईपीएफओ, यानी उस समय आप एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपने कंपनी एम्प्लॉय के साथ अगर ईपीएफओ को सबमिट किए होंगे कि हम जो है 6500 सैलरी पे जो है पीएफ कंट्रीब्यूट नहीं करें, बल्कि जो हमारा बेसिक प्लस डीए है, ज़्यादा सैलरी है, हम उस पर कंट्रीब्यूट करेंगे और हायर पेंशन हमें मिलनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह के जो है आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन अगर ईपीएफओ को दिए हैं और वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन ईपीएफओ ने एक्सेप्ट नहीं किया, डिक्लाइन कर दिया है, अगर उसका प्रूफ आपके पास है तो आप जो है इस पेंशन का, हायर पेंशन का लाभार्थी हो सकते हैं और आपको मिलेगी। तो इसमें टोटल 3 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। पहले जो मैंने बता दिया, अगर आप 6500 से ज़्यादा पे अगर आप कंट्रीब्यूशन पीएफ का किए हैं आप इसका लाभार्थी हो सकते हैं। दूसरा, अगर 1 सितंबर 2014 से पहले आपने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन 6500 से ज़्यादा सैलरी पे कंट्रीब्यूट करने के लिए सबमिट किया है तो आप हो सकते हैं उसके लाभार्थी। और तीसरा, अगर आपकी ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है ये दोनों में ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया है कि आपको नहीं करना है, फिर भी आपको ये लाभ मिलेगा अगर आप 6500 ज़्यादा पे सैलरी कंट्रीब्यूशन किए हैं तो इसमें 3 पॉइंट थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये ईपीएफओ ने जो सर्कुलर इशू किया है इसमें एक चीज़ साइलेंट है, अनक्लियर है, अभी भी अनक्लियर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था 4 नवंबर 2022 को, अपने फैसले में लिखा था कि वो भी एम्प्लॉई इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, हायर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, बट मतलब जो ज़्यादा पेंशन बढ़ेगा उसे प्राप्त कर सकते हैं अगर वो 1 सितंबर 2014 को ईपीएफ के मेंबर थे, यानी एक्टिव मेंबर थे, तो वो भी लोग जो है हायर पेंशन का लाभ पा सकते हैं। लेकिन इस सर्कुलर में ये चीज़ साइलेंट है, ये लिखा नहीं गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस पे ये बता दिया था कि 1 सितंबर 2014 को जो लोग ईपीएफ के मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे, उनको भी ये लाभ मिलेगा। लेकिन ईपीएफओ जो है इसको अभी एक्सक्लूड कर दिया है। मुझे लगता है कि ये जो है ईपीएफओ फिर दोबारा इस पे नोटिफिकेशन जरूर इशू करेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कह रखा है कि वो भी एम्प्लॉय इसमें इंक्लूड होंगे, वो भी लोग लाभार्थी होंगे जो
जो 1 सितंबर 2014 को पीएफ के मेंबर थे वो भी ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जब वेजेस सेलिंग में अमेंडमेंट आई थी तो बहुत सारे लोगों को ये जो सर्कुलर था ये अनक्लियर था। उस समय लोग समझ नहीं पाए थे कि हमें आगे क्या करना है, तो उसके अभाव में इस स्कीम का लाभ नहीं लिए थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने स्पष्टता के अभाव में अगर इस स्कीम का लाभ नहीं लिए हैं वो अभी भी उसके पात्र हैं और वो ले सकते हैं अगर वो 1 सितंबर 2014 के दिन एक्टिव मेंबर थे, पीएफ का मेंबर थे तो। लेकिन ईपीएफओ ने ये चीज़ अभी इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया है। ये पहले ही का भी इंक्लूड किया, अगर 1 सितंबर 2014 के पहले थे उन्हीं लोगों को अभी बताया जो पहले मैंने 3 ऑप्शन बताया आपको। और यहाँ पे ईपीएफओ ने एक बहुत ही बड़ी अच्छा काम किया है कि एक चीज़ और क्लियर कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें एक स्पष्ट नहीं था कि जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर कर गए थे उनको पेंशन बढ़ करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बात जो है ईपीएफओ ने इस सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया है कि जो 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर कर गए थे उनको भी पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो 6500 पे ज़्यादा पे अगर वो कंट्रीब्यूशन किए हैं, फिर जो है पहले वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन अगर सबमिट कर दिए हैं तो उनको ये लाभ निश्चित तौर पे उनको मिलेगा। अभी भी पेंशन बढ़ करके मिलेगी, भले ही आप 1 सितंबर 2014 के पहले आप रिटायर कर गए हों, लेकिन अगर आपकी बेसिक और डीए अगर ज़्यादा थी, अगर आप उस पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किए हैं और आप एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन अगर पहले सबमिट कर रखे हैं ईपीएफओ में, अगर आपके पास प्रूफ है तो भले ही आप रिटायर कर गए हैं लेकिन आपको पेंशन जो है बढ़ करके मिलेगा जिस हिसाब से आपने अपने ईपीएफओ में आपने पैसा जमा किया है। अब चलिए मैं बता देता हूं कि किन लोगों को इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ नहीं मिलने वाला है। ये भी सर्कुलर में ईपीएफओ ने जो है क्लियर कर दिया है। तो अपने सर्कुलर में ईपीएफओ ने ये लिखा है कि जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर कर गए थे और जिन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, यानी ज़्यादा पेंशन पाने के लिए एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपने एम्प्लॉयर कंपनी के साथ अगर ईपीएफओ को सबमिट नहीं किया है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा पेंशन पाने के लिए वो इच्छुक नहीं था, तो उन लोगों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। यानी अगर आप 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर कर गए हैं और आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया है, तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट इस सर्कुलर में लिखा गया है। तो मैं अब आगे अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस पेंशन को बढ़ोतरी पेंशन पाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ताकि आपको बढ़ करके पेंशन मिले, और बढ़ोतरी पेंशन पाने के लिए, हायर पेंशन पाने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आगे एक फुल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप इस स्कीम का लाभ ले सकें। तो चलिए आशा करते हैं कि मैंने जो बताया वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको हायर पेंशन का लाभ मिल सकता है, कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।